हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पैरामीटर का मतलब क्या हुआ। बॉन्ड इज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और पैरामीटर्स का मतलब क्या होगा, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी बाय विच ए कोवेलेंट बॉन्ड इज करेक्टराइज। मतलब कि अगर मुझे किसी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानना है कि भाई उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, तो मैं किस किस फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, ठीक है। कि मुझे भी ये बॉन्ड वीक बनेगा या ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, उनके बीच में एंगल कितना होगा, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, बॉन्ड पैरामीटर। मतलब ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय विच ए बॉन्ड कैन बी कैरेक्टराइज्ड कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है। ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय विच ए बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है यहां पे, बाय विच ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, जिससे हम एक कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एटसेट्रा। तो अगर हमें इनके बारे में पता होगा तो हम उस बॉन्ड के बारे में बता पाएंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब भी आप उनके स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो उनके बीच में जो डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़े हुए, उन एटम्स के बीच का एंगल कितने का होगा, तो हमें ये टॉपिक जरूर ध्यान आएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुमने इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो हमारे पास है बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करूंगा, भी हमें एंगल पता है ना, मैथमेटिक्स में हमने एंगल्स सीखे हुए हैं, तो कुछ वही चीज है, ठीक है। बट इसको डिफाइन कैसे करूंगा कि बॉन्ड एंगल एक्चुअल में होता क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pairs around central atom, आई बात समझ में। तो क्या कह रहा है कि जो एंगल है, बट वो एंगल किनके बीच में, हमें ये तो बताना पड़ेगा ना अभी। तो एंगल वो किनके बीच में होगा बेटा, ऑर्बिटल्स के बीच में। जो एंगल होगा वो एंगल किनके बीच में होगा, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल भी कौन से होंगे, वो ऑर्बिटल जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पेयर भी दो टाइप के होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा आता है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक तो ऐसा पेयर हो गया जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है ना, और एक ऐसा पेयर हो गया जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो हमने सिर्फ कौन सा पेयर चेक करना है, हमने वो पेयर्स चेक करने हैं जो शेयरिंग वाले हैं, ठीक है। जिन ऑर्बिटल्स में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स को फोकस करना है, और उन ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, अगर मैं बात करूं CO2 मॉलिक्यूल की, तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हुए, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो जहां पर ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, उन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होगा, जैसे यहां पर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। समझ में आई बात। तो हमने कौन से एंगल्स लेने हैं बेटा, कौन से ऑर्बिटल को कंसीडर करना है, वो ऑर्बिटल्स जिनमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि H2O है, ठीक है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन।
तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना ये, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये हो गया, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर शेयर कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इनको बोलते हैं लोन पेयर। तो हमने जो एंगल देखना है ना, तुमने ये नहीं देखना कि लोन पेयर और इसमें कितना ऑर्बिटल कितना एंगल हुआ, क्योंकि ये तो क्या होगा, एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो ऑक्सीजन के चारों तरफ है, हमने ये कंसीडर करना है। और इनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल। क्लियर है ना? तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे। तो अब बात ये आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर ये बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। तो बेटा एक तो सिंपल सी बात है, ज्योमेट्री, जैसे कि इसकी लीनियर शेप हो गई है ना, लीनियर ज्योमेट्री है, इसकी बेंट शेप है, बेंट कह लो या वी शेप, उल्टा वी बन रहा है ना ये, तो ये वी शेप हो गई। ठीक है, तो बैंड कह सकते हो, बैंड जैसे सीधा हो गया, मैंने इसको मोड़ दिया, मोड़ने से क्या बन जाएगा, ये वाला, तो बैंड शेप भी बोल सकते हो। तो भाई अब जो लीनियर है उसका एंगल तो 180 डिग्री होगा ना, जो बैंड होगा उसका 180 हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो कहता है कि भाई एक तो बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे। अगर ज्योमेट्री सेम है तो हम कह सकते हैं कि काफी हद तक बॉन्ड एंगल सेम ही रहेंगे, ठीक है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो मेन चीज तो क्या होगी, ज्योमेट्री, तो वो तो तुमने सारी ज्योमेट्री याद ही करनी पड़ेगी, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे लीनियर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल 180 का होगा, अगर ट्रायगोनल ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल ट्रायंगुलर फॉर्म में कितने का बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री का ना, सिंपल सी बात है, ये जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का होगा, है ना। टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री समथिंग का होगा। तो ये सारी चीज, तो एक तो ज्योमेट्री हो गई। बात कहां पर आती है कि जब ज्योमेट्री सेम होती है तब बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, समझ रहे हो। जब ज्योमेट्री सेम होगी तब बॉन्ड एंगल किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो चीज है समझने की, और वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन आईआईटी और निट भी वो टॉपिक उठाती है, ठीक है। तो ये चीज तुमने आप ध्यान से देखनी है और बिल्कुल एंडिंग तक इसको देखना है, बीच में नहीं छोड़ देना है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल्स। तो एक बात तो आप समझ में आ गई ना कि भाई अगर ज्योमेट्री अलग अलग होगी तब तो बॉन्ड एंगल अलग अलग होंगे। ज्योमेट्री पता करना बहुत इजी है, ये हम अपने फर्दर वीडियोस में भी समझाएंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्री निकाली जाती है, कुछ सेकंड्स में निकाल लोगे आप, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो अगर बात आती है अगर ज्योमेट्री सेम हो, ठीक है, फॉर सेम ज्योमेट्रिकल या फॉर सेम ज्योमेट्रिकल और सेम ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल शेप सेम है तो इसमें भी कंडीशन है, शेप तो सेम होगी बट उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही होने चाहिए। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो सेम ज्योमेट्री की ऑलवेज बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर हैविंग बोथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रह जाएगी ना, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, जब ज्योमेट्रिकल शेप एक जैसी है, डिफरेंट का तो कोई लॉजिक है नहीं, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, वो सिंपल सा है, ठीक है। तो अब ये जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, तो फर्स्ट आती है हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम्स। तो अगर मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। जैसे कि भाई मैं बात करूं, ये है मेरे पास H2O, H2S, H2SE, तो समझ रहे हो ना। अब बीच में कौन आएगा, H2O में ऑक्सीजन बीच में है, H2S में सल्फर बीच में है, H2SE में सिलीनियम बीच में है, मतलब सेंट्रल एटम।
तो टर्मिनल एटम बिल्कुल सेम है, हमने सिर्फ किसको चेंज किया, सेंट्रल एटम को चेंज किया, और सबके सब सेम फैमिली से हैं, तो इसका मतलब सबकी ज्योमेट्रिकल शेप बिल्कुल सेम होती है, बेंट ही होती है। ठीक है, तो अब भी सबकी बेंट है, तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि भाई किसका बॉन्ड एंगल कम है किसका ज्यादा है। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू किसी एक की याद करते रहेंगे, वो हम आगे कर लेंगे। ठीक है, बट इनके लिए सिंपल कंपैरिजन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो, अब सबसे पहले क्या कहता है, मैं आपको पहले समझाता हूं। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई इनकी शेप कैसी होती है, बेंट शेप होती है। ठीक है, बेंट का मतलब समझ गई हो, तो जैसे ये हो गया। ठीक है, इनके पास लोन पेयर तो H2S। ठीक है, H2SE। क्लियर है? ठीक है, ये मेरे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं और तीनों की शेप एक जैसी है। ठीक है, बैंड शेप ही है। तो अब चेंज कहां पर हुआ, सेंट्रल एटम में। तो किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। तो तुमने सिंपल सा क्या देखना है, लोन पेयर सभी में ही है, एक जैसे ही है, तो बात ही नहीं करूंगा। अब देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर है, भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल सी बात है ज्यादा ही होगी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कि वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में होने चाहिए थे वो बीच में नहीं होकर के कहां पर हो जाएंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो वो जैसे कंसीडर करो यहां पर आ गए। ठीक है, कहां पर आ गए, ऑक्सीजन के पास आ गए। अब यहां पर आ जाओ, अब जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा बट उतना नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर से थोड़ी सी दूर होंगे। सिलीनियम वाले केस में और दूर चले जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस हो रही है। तो अब इस कंसेप्ट को बिल्कुल इजीली फ्रीली समझो। इसको हमने क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की चेंज हो रही थी, फिर मैंने चेक किया कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होंगे, क्या नाम इनका, बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है ये, कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसके पास चले जाएंगे। मतलब कि ऑक्सीजन के बिल्कुल नजदीक होंगे, इसमें थोड़ा सा दूर हो गया, इसमें और दूर हो गया। क्लियर है? अब चेक करो यहां पर कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहां पर सबसे ज्यादा है। बहुत इजी सा कंसेप्ट। अब देखो कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे ज्यादा नजदीक कहां पर है, यहां पर नजदीक दिख रहे हैं कि आपको यहां पर नजदीक दिख रहे हैं। सोचिए देखो, तो यहां पर बिल्कुल नजदीक हुए ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और इस रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन को कम करने के लिए भी रिपल्शन कम करना पड़ेगा वरना अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे, ये दूर भागेंगे, दूर जाएंगे, और दूर जितनी दूर शिफ्ट होंगे उससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा। तो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो दूरी थी इलेक्ट्रॉन्स में कम हुई और उसकी वजह से रिपल्शन कम हुआ, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहां पर लेस हो जाएगा, लेसर बॉन्ड एंगल ड्यू टू लेस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा, अगर इन तीनों की बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, लीस्ट बॉन्ड एंगल होगा, सबसे कम होगा ड्यू टू लीस्ट रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में है ना, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट। बस हमने क्या चीज चेक करनी थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करनी है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कि जब टर्मिनल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी। ठीक है, ये तो होगी सेंट्रल एटम की। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल।
ठीक है, अब इस चीज को देखते हैं, बिल्कुल इजी सी चीज है। फिर से कोई मैं ऐसा एग्जांपल उठा लेता हूं जिसमें सेंट्रल एटम सेम रहेगा, टर्मिनल एटम चेंज हो जाएंगे, जैसे PF3। इस शेप को बेटा हम पिरामिडल शेप बोलते हैं, पिरामिड की शेप, प्रिज्म के जैसी शेप होती है। PF3, PCl3, ठीक है, PF3 हो गया, PCl3 हो गया, नेक्स्ट है PBr3। अब आपको इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है? फॉस्फोरस सभी में ही है ना, सभी के अंदर फॉस्फोरस है जो कॉमन है। बस जो टर्मिनल एटम्स है वो टर्मिनल एटम्स तीनों जगह क्या हो गए? चेंज हो गए। क्लियर सी बात है, बिल्कुल इजी सी चीज है। तो अब फिर से वही कंपैरिजन करना है, मुझे बॉन्ड एंगल यहां पर निकालना है ना, मुझे बॉन्ड एंगल यहां पर निकालना है, मुझे बॉन्ड एंगल यहां पर निकालना है, ठीक है। तो अब चेक करो, अब फॉस्फोरस और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑब्वियस है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल बीच में होने चाहिए थे वो कहां पर चले जाएंगे? फ्लोरीन के नजदीक चले जाएंगे। ठीक है, अब जब हम इस स्ट्रक्चर पे आए तो यहां पर क्या था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम थी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो किया बट उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पर रह जाएंगे? ब्रोमीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के उतने नजदीक नहीं पहुंचे, ठीक है। तो अब चेक करो कि सबसे ज्यादा रिपल्शन आपको कहां पर है, मतलब फिर से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है, आपको सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर दिख रहा है? मतलब कि जो मैंने ये क्रॉस लगाए हैं, क्रॉस आपस में नजदीक कहां पर दिख रहे हैं? सबसे ज्यादा नजदीक यहां पर हुए ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर रिपल्शन सबसे ज्यादा हो गया, और जब रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो हाईएस्ट होगा, बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है आपस में बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, और जितने ज्यादा दूर होंगे रिपल्शन कम होगा, और इसीलिए यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे कम होगा, वो लीस्ट हो जाएगा, और यहां पर क्या रहेगा? दोनों के बीच का हो जाएगा, है ना। तो आई ना बात समझ में? तो हमने कैसे ये चेक करने हैं, तो मैं एक यहां से क्या निकाल सकता हूं, एक जनरल टर्म क्या दे सकता हूं कि भाई जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, ठीक है। टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है, दिमाग में अच्छे से डालनी है, क्लियर है ये। अब कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है, बट हम इसको सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते, कंसेप्ट थोड़ा सा वीक रह जाता है। अब जैसे कि मैं बात करूं CH4, CCl4, CF4, ठीक है, तो सभी की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल है। ये शेप मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हमने शेप वाला कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। CCl4, ठीक है, और CF4, ठीक है, सभी की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सभी में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, सभी में बिल्कुल सेम। ध्यान रखना हर जगह जो एंगल है वो बिल्कुल सेम है। IIT में एक बार पूछा हुआ भी है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल इन CF4 कह लो या फिर CH4 कह लो, कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स कितने होंगे। IIT क्वेश्चन है, सोच के बताना मुझे, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाती है यहाँ की, भाई फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन की यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, तो थोड़ा सा कंसेप्ट मिसकंसेप्ट हो जाते हैं। अब खुद सोच के देखो कि हर जगह जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं पर एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा? वो दूसरी जगह एंगल कम हो जाएगा,
समझ रहे हो, वो क्या हो जाएगा, वो दूसरी जगह एंगल कम हो जाएगा, और जब दूसरी जगह का कम होगा तो वहां पर रिपल्शन बढ़ जाएगा। ये जो सारी की सारी जो इनकी जो शेप है वो शेप सारी नेचुरल है, ठीक है। हमने तो सिंपल क्या देखा, हमने इनकी शेप्स को ऑब्जर्व किया और इनके लिए एक थ्योरी दे दी, लाइक वेस्पर थ्योरी दे दी हमने, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट दे दिया। तो यहां पर वो जैसी कोई चीज लगेगी नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई डिस्टोर्टेड फॉर्म नहीं है, ये इनकी नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनमें ध्यान रखना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या फिर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या टर्मिनल की, ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे मैं बात करूं CO2 की या मैं बात करूं CS2 की, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो शेप है वो एक ऐसी शेप है जहां पर ये मोस्ट स्टेबल है, यहां पर जो रिपल्शन है वो मिनिमम है। अब ये वाली जो फॉर्म है ना, जब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है, तो ये इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, जो रिपल्शन है वो मिनिमम है, ठीक है। अब मैं कुछ भी करूं, मैं इस एंगल को और रिड्यूस या और ज्यादा कर ही नहीं सकता हूं। अगर मैंने क्या सोचू कि भाई मैं इनका रिपल्शन कम कर दूं, रिपल्शन कम करने का मतलब क्या हुआ, मैं इनको दूर ले जाऊं, ठीक है, आप इनको दूर ले जाओ, तो इस तरफ से दूर ले जाओगे तो वो इस तरफ से क्या आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, मतलब वो यहां पर रिपल्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जो ऑर्बिटल्स हैं अपनी शेप तभी तो चेंज करेंगे जब वहां पर रिपल्शन कम होने के चांसेस हो, बट यहां पर तो कोई तरीका है, हो ही नहीं सकता है। अब आप सोचो कि भाई 180 डिग्री का है, मैं यहां पर क्या कर दूं, मैं यहां पर 200 डिग्री का कर दूं, तो आप इस तरफ जब नीचे की तरफ झुकेंगे तो यहां पर रिपल्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लॉजिकली सोचना है हमने, तो इनको ध्यान में रखना। तो जो हमारे पास जो रिपल्सन वाला कंसेप्ट था, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट, वो हमने सिर्फ कब लगाना है, जब वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हो, बॉन्ड पेयर भी हो, और वो उसकी डिस्टोर्टेड फॉर्म में हो, ठीक है, वो उसकी डिस्टोर्टेड फॉर्म में हो। कोई बात नहीं, हम बहुत सारे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब भी हम इनको डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप इनको बहुत अच्छे से देखना। ओके, थैंक यू।